नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बॉडी का हर एक सेल जो है एक प्रोग्राम्ड वे में आता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, डिवाइड करता है और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, फिर नया सेल आ जाता है। पर कई बार सेल्स जो होते हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं, आसपास के टिश्यूज़ में घुसने लग जाते हैं, इन्वेड करने लग जाते हैं या अपनी जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इन सेल्स को कहते हैं कैंसर का सेल। और कैंसर एक ऐसा शब्द है कि जब भी व्यक्ति कुछ सुनता है किसी के घर में, अड़ोस पड़ोस के अंदर जानकार के, तो एक मन में भय हो जाता है। पर हाँ, ये जो भय था 3 दशक पहले था, पर आज की तारीख में लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, बहुत अच्छे अवेलेबल हो गए हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि कैंसर के सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट है, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर नितिन खुटेटा, जो कि प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कार्यरत है। डॉक्टर खुटेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने कहा कि आज से 2-3 दशक पहले की अगर बात करें तो कैंसर सुनते ही एक घर में एक मातम का माहौल सा हो जाता था, पर आज लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस में सबसे मेजर रोल जो है ना, वो सर्जन का है। हालांकि तीनों ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, चाहे सर्जरी हो, कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग तरीके से चलते हैं। पर जहाँ पे सर्जरी या सर्जिकल ऑप्शन फर्स्ट होता है तो पेशेंट, घर वाले, सबको एक कॉन्फिडेंस रखता है। उनको लगता है कि ये कैंसर था, इसको निकाला और बाहर फेंक दिया, मतलब डिजीज़ घर के अंदर नहीं है जी। आपका क्या मानना है कि एज ए सर्जन जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और आप कहते हो देखो हमने आपका ट्यूमर या कोई गांठ कोई भी चीज़ निकाल दी, तो पेशेंट को कितना कॉन्फिडेंस आता है इससे? बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंस आता है जब ऑपरेशन करके कंप्लीट जो कैंसर होता है बॉडी पार्ट का, वो कंप्लीट निकाल दिया जाता है। कैंसर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि कैंसर के स्टेजेस होते हैं। आप 1 से 4 स्टेज बोलते हैं। एक स्टेज और 2 स्टेज का जो कैंसर होता है वो छोटा कैंसर होता है, जहाँ बनता है वहाँ तक रहता है। 2 या 3 में जो कैंसर होता है वो लोकली लिम्फ नोड्स में, लोकलाइज्ड आसपास के टिश्यूज़ में चला जाता है। और स्टेज 4 का जो कैंसर होता है वो फैल जाता है शरीर में। और हर एक स्टेज का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल, अगर समय पे व्यक्ति अर्ली स्टेजेस में जाता है तो आप मान के चलते हो कि उसके रिजल्ट्स भी बेटर, उसके क्योर रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब कैंसर में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, कीमोथेरेपी है। ये तीनों मोडालिटीज़ को यूटिलाइज करके उस कैंसर को कंप्लीटली बॉडी में हर सेल में जाके उसको डिस्ट्रॉय करना होता है, ताकि और बेटर रिजल्ट्स मिले। एक तरीके से टीम हो गई, तीनों डिपार्टमेंट मिलके तय करते हैं। हाँ, ये मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या टीम वर्क आप कह सकते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जब कैंसर एक जगह पे स्थित होता है तो उसके सेल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकते हैं, और उसको हम स्टेज भी बोलते हैं। उस स्टेज में मान लो स्टेज 2 या 3 की अगर अपन ब्रेस्ट कैंसर की बात करें या मुंह या गले के कैंसर की बात करें, तो उनको उनके साथ में ऑपरेशन के बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। डॉक्टर खुटेटा, आजकल कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। मैं कहता हूँ कि डायग्नोसिस भी बढ़ गया है, लोग बाग अवेयर हो गए हैं, टाइमली डायग्नोज होते हैं, तो हो सकता है इस वजह से ही बढ़ा हो। पर अगर अपन कैंसर के कॉजेज़ की बात करें, क्योंकि बेसिक अपना एम रहता है कि प्रिवेंशन का, वो जब लोग बाग अवेयर हों कि क्या कारण है इस चीज़ के, तभी अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉर्मल जो कारण सबको एक पता है कि भाई टोबैको बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। अल्कोहल फिल्मों में देखते आए हैं कि अल्कोहल के अंदर आ गया, टोबैको का किसी भी तरीके का यूज़ है, ओबेसिटी है, इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शन के बारे में मैं पहले बात करना चाहूँगा कि लोगों को इन्फेक्शन का कैंसर से कोरिलेशन थोड़ा सा कम ज्ञान है। लोगों को सोचते हैं इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन तो बॉडी के अंदर फीवर आएगा, जो भी तरीके का प्रेजेंटेशन होगा, पर वो इन्फेक्शन कैंसर के अंदर डेवलप हो सकता है। वो कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जो कि कॉमनली कैंसर कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है उसका। जी, तो जो कॉमन इन्फेक्शंस वो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारे शरीर में हो सकते हैं, जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो कॉमनेस्ट है उसमें हेपेटाइटिस सी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है। ये वायरस हमारे लिवर सेल्स को डैमेज करते हैं
उसमें सीरोटिक चेंजेस लाते हैं और उसके बाद उसके अंदर कैंसर का डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो कॉमनेस्ट कैंसर फीमेल्स में होता है, सेकंड कॉमनेस्ट हो गया, ब्रेस्ट के बाद में सर्विक्स कैंसर हो गया। सर्विक्स कैंसर जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो एक होता है उसके कारण होता है, और उसकी वजह से उसकी हाई रिस्क स्ट्रेन्स होती हैं 16 और 18 जो कि सर्विक्स का कैंसर करती है। ऐसे ही जो मेल ऑर्गन होता है पेनिस, उसका कैंसर, उसमें भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं उनके। ऐसे एच पाइलोराई एक इन्फेक्शन होता है जो आमाशय के अंदर होता है, उसके कारण आमाशय के अंदर लिम्फोमास डेवलप होते हैं, एडिनोकार्सिनोमास डेवलप होते हैं। तो ये कॉमन वायरसेस हैं जो कैंसर कारक होते हैं। और ये बेसिकली जैसे आपने हेपेटाइटिस बी सी का बताया, या HPV वायरस का सर्वाइकल कैंसर बताया, या एच पाइलोराई की जैसे आपने बात की, एच पाइलोराई पूरा ट्रीटेबल है और दोनों प्रिवेंटेबल है क्योंकि दोनों के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर खुटेटा कह रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो दोनों जो वायरस हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी सी हो या HPV सर्वाइकल कैंसर के, दोनों के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। पर लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हेपेटाइटिस की फिर भी थोड़ी बहुत आई है, पर HPV की जबकि अपनी गवर्नमेंट इस पर कितना फोकस कर रही है। आपके सेशन के अंदर यही हुआ था कि भाई HPV वायरस जो वैक्सीन जो है ये सब फीमेल्स को लगाया जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और इग्नोर्ड जो पार्ट रहता है वो है लाइफ स्टाइल। स्मोकिंग टोबैको में मैं कह रहा हूँ कि अपन इस पर डिस्कस नहीं करें। लाइफ स्टाइल का कैंसर में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि लाइफ स्टाइल आज बिल्कुल चेंज हो गई। अरे आदमी की लाइफ स्टाइल का कुछ पता ही नहीं है, और ज़्यादातर चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल से बढ़ती जा रही है। लाइफ स्टाइल एंड कैंसर, क्या मानते हैं? देखिए, लाइफ स्टाइल में के कारण बहुत सारे चेंजेस हम अपने दिनचर्या में कर लेते हैं, खान पीन में कर लेते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स मिलके कैंसर डेवलप करते हैं। अब खाने पीने की अपन बात करें तो जिस तरीके से आजकल जो जंक फूड्स जो यूज़ हो रहे हैं, पिज़्ज़ा पास्ता का उपयोग जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हाई टेम्परेचर पे बारबेक्यूड फूड स्टफ्स जो हम लोग खा लेते हैं आजकल, ये जो है जिस तरीके का उबाल के कोई भी चीज़ को अपन 100 डिग्री से ऊपर या 60 डिग्री से ऊपर घी या तेल को उबालते हैं तो उसमें टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं, और वो सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाके एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस डेवलप करते हैं और ये सब कैंसर करते हैं। दूसरा, दिनचर्या में जैसे आप सुबह जल्दी उठना है, योगा मेडिटेशन नहीं होता है, तो ये योगा मेडिटेशन हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं एक तरीके से। एक्सरसाइजेस करना है। ओबेसिटी वन ऑफ द मेन कॉज है जो कि एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। डायबिटीज़, ओबेसिटी के कारण क्या होता है, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। ओबेसिटी के कारण फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर्स, पेनक्रियाटिक कैंसर, ये रिस्क फैक्टर्स कैंसर होने के बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से ओबीस पेशेंट्स मेल्स के अंदर, आदमियों के अंदर जो है उनमें ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर की संभावनाएं नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। मतलब ओबेसिटी, जो कि आदमी सोचता है कि ये तो ओबेसिटी को तो हार्ट से आगे बढ़ता ही नहीं है व्यक्ति, पर ओबेसिटी जो कि बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, आप अपनी लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, वो भी एक कैंसर का इम्पॉर्टेंट कारण जैसे आपने बताया। वैसे तो देखो मोर देन 100 वैरायटी के कैंसर होते हैं, पर अगर मैं मेल और फीमेल में कॉमन कैंसर्स की बात करूं, कौन कौन से टॉप 4 कॉमन कैंसर्स हैं मेल एंड फीमेल के अंदर? अगर मेल्स की बात करें तो अपने स्टेट की अपन बात करते हैं, जो कॉमनेस्ट कैंसर मेल्स के अंदर होता है वो है लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ओरल कैविटी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये कॉमनेस्ट कैंसर्स के अंदर। कोलोरेक्टल कैंसर फिर 5th या 6th में आता है। इसी प्रकार से फीमेल्स में कॉमनेस्ट कैंसर अपने स्टेट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक्स कैंसर है, फिर लंग एंड कोलोरेक्टल कैंसर्स। तो ये 4-5 शुरू के कॉमन कैंसर्स अपने प्रदेश में होते हैं। जिसके अंदर आपने ऐसे बताया ओरल कैविटी, लंग तो सबको पता है कि स्मोकिंग और टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स के अंदर होते हैं। मैं आपसे एक्चुअली क्या होता है, लोगों को रेगुलर टेस्ट अपन एडवाइस भी करते हैं पर लोग नहीं कराते टेस्ट। मैं अलार्मिंग सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ इन जनरल, कि भाई अगर ये चीज़ें दिख रही हैं किसी की, जैसे दोनों के आपने 4 कैंसर्स की बात करी, कॉमन ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं या साइंस हैं जो कि व्यक्ति देख सकता है खुद के शरीर के अंदर, जो कि तुरंत डॉक्टर के पास मिलने की ज़रूरत है, हो सकता है वो कैंसर हो? जी, तो अपन कॉमन कैंसर्स की बातें करते हैं मेल्स में, और उसके बाद फीमेल्स में अपन फेफड़े के कैंसर की बात करते हैं। जो भी इंसान किसी भी तरीके से स्मोक कर रहा है
चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, इन लोगों में ये रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और अगर वो अल्कोहल साथ में लेते हैं तो इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके लिए अलार्मिंग सिम्टम्स में जो आएगा, खांसी हुई किसी को या बलगम में खून आया, खांसी हुई, उन्होंने 15-20 दिन का ट्रीटमेंट लिया फिजिशियन से, नहीं ठीक हो रहा है, तो उस केस के अंदर उनको ज़रूर अपना जो है चेकअप कराना चाहिए। इसमें एक्सरे हो गया या लो डोज CT स्कैन आजकल अवेलेबल है, उससे अगर मान लो कोई कैंसर की छोटी सी गांठ भी कहीं फेफड़े में डेवलप हो रही है तो मालूम चल जाएगा। फिर सांस का फूलना, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, पानी भर गया फेफड़े में, सांस का फूलना। और अगर कैंसर शरीर में फैल गया है तो पेशेंट को वीकनेस होने लग जाएगा, उसका वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। वो कहता है कि साहब मेरा पिछले 4 महीने के अंदर जो है 4-5 किलो वजन कम हो गया, वो अलार्मिंग सिम्टम है। तो ये फेफड़े के कैंसर का हो गया। ओरल कैविटी कैंसर की बात करें तो जो तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल अगेन इनटेक जो जिनका होता है, उनके मुंह में कोई भी अगर सफ़ेद या लाल चकत्ता बन गया हो या कुछ छाला बन गया हो जो कि 10-15 दिन के ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है, तो उस स्थिति में हमें ये ज़रूर उसका टेस्ट करना चाहिए बायोप्सी के द्वारा और ये कंफर्म करना चाहिए कि ये जो छाला है या लाल चकत्ता में, जिसे हम एथ्रोपेकिया बोलते हैं, सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, ल्यूकोप्लेकियाज, वाइट पैचेस हो जाते हैं, ये ज़रूर हम चेक करें। अगर ये है तो उसको डायग्नोसिस ज़रूर करना है। फिर डेटा जैसे आपने बायोप्सी की बात करी जी, एक बड़ा मिथ है क्योंकि मेरे एकदम दिमाग में आए तो कि बायोप्सी, लोग कहते हैं कि अगर कैंसर को छेड़ दिया तो फैल जाएगा। एक बायोप्सी का बड़ा एक इन जनरल डर है कि साहब उसको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो वो फैल जाएगा। कितना मिथ है, कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी छाला जो नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो रहा है तो हमें बायोप्सी करके ही कंफर्म करना पड़ेगा कि ये छाला, क्योंकि छाला आप देखें इन्फेक्शन के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण भी हो जाता है, टीबी का भी मुंह में छाला हो जाता है, ऐसे कैंसर का भी हो सकता है। कई तरह की डिजीज़ होती हैं जिसके कारण मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं, नॉर्मल छाले भी जाते हैं, विटामिन डेफिशिएंसी के कारण भी होते हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा 10-15 दिन से, तो हमको ज़रूर कंफर्म करना चाहिए कि क्या है। तो बायोप्सी से शरीर में बीमारी फैल जाएगी ऐसा नहीं होता है। हाँ, गलती क्या होती है कि बायोप्सी करा के और लोग बाग फिर ट्रीटमेंट को नहीं आते हैं तो और अगर वो कैंसर है तो वो बढ़ेगा, वो फैलेगा, वो अपनी स्पीड से बढ़ेगा और फिर वो लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं कि साहब ये तो देखो फेफड़े में आ गया, अब तो खांसी हो रही है, गले में बड़ी बड़ी गांठें आ गई है या मुंह में से खून आने लग गया है। बायोप्सी का एक मिथ है, ये बिल्कुल नहीं है। और कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करेंगे जब तक बायोप्सी नहीं करेंगे? बिल्कुल, तो बहुत पैथोलॉजिकल कंफर्मेशन तो जरूरी है। और कैंसर भी कई टाइप के होते हैं, हर उसका टाइप क्या है, उसका स्टेज क्या है और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तभी रिजल्ट अच्छे आते हैं। 2 कैंसर तो आपने बता दिए, थर्ड इज रेक्टल, कोलोरेक्टल आपने बताया, उसका क्या प्रेजेंटेशन है? कोलोरेक्टल में जनरली पेशेंट का जो बाउल हैबिट्स है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या पेट में मरोड़े आने लग जाते हैं या कभी कभी मल के अंदर खून आना है, पेट में पानी भरना है, वीकनेस है, पीलिया हो जाना है। ये सब सिम्टोमेटोलॉजी अगर है तो फिजिशियन को ज़रूर पहले दिखाएं और अगर उसका डायग्नोज करें कि क्यों हो रहा है कोई भी चीज़। चौथा प्रोस्टेटिक कैंसर। प्रोस्टेटिक कैंसर में जो कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी जो आती है वो जनरली पेशेंट के पेशाब में रुकावट का प्रॉब्लम आ सकता है या फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ गया हो, बार बार रात को पेशाब, जो BPH का भी एक वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स होता है। और कॉमनली प्रोस्टेट कैंसर के अंदर जनरली सिम्टम आता है जब वो बोन्स के अंदर चले जाता है, तो बैक एक हो गया या पेट में पानी भरने का हो गया, ये कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी प्रोस्टेट कैंसर। जबकि उसका सिंपल सा ब्लड टेस्ट अपन PSA रूटीन में कराते हैं जो कि अपन को पता चल जाता है। इसका मतलब अगर किसी भी व्यक्ति के कहीं से भी खून निकल रहा है, जैसे आपने खांसी में या स्टूल के अंदर पास हो रहा है या यूरिन में भी एकदम आ जाता है, पेनलेस अगर आपको कहीं से भी ब्लड जा रहा है और वेट लॉस के साथ है तो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जी। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर प्रेजेंटेशन। तो ब्रेस्ट कैंसर में जो कॉमनेस्ट सिम्टोमेटोलॉजी आती है वो है कि या तो निप्पल से लाल या हरे रंग का डिस्चार्ज चालू हो जाता है या फिर गांठ महसूस होती है। और हमारे समाज में, हमारे परिवार में लेडीज़ इतना शर्माती हैं कि वो गांठ को फील तो कर लेती हैं लेकिन उसको दिखाने के लिए नहीं आती, और अगर वो कैंसर की गांठ है तो वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और फैल जाती है। और अगर और उससे ज़्यादा फैल गया तो वही हड्डियों में जाना, तो हड्डियों में दर्द होना है, पीलिया होना है, अगर जॉन्डिस हो गया है, लिवर में अगर डिजीज़ आ गया पीलिया होना है, या कई बार ब्रेन में चले जाता है तो ताड़ने आने लग जाती है पेशेंट को, एपिलेप्टिक फिट्स अपन जिसे बोलते हैं।
या पेट में पानी भरने की सिम्टोमेटोलॉजी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डायग्नोस कर सकते हैं बाय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि हर एक फीमेल को जब उनके पीरियड्स चालू हो गए उसके बाद में 5th डे ऑफ पीरियड्स सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की टेक्निक आनी चाहिए कि अपने स्तन को आप खुद ही महसूस करें, खुद ही आप पैल्पेट करें और देखें। और YouTube पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं कि हाउ टू एग्जामिन वाली बात है कि प्रॉपर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें। और हर मंथ एक फिक्स डेट पे पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5th डे पे या 6th डे पे ज़रूर करें, ताकि अगर ब्रेस्ट की चमड़ी में, स्किन में या कोई निपल डिस्चार्ज हो रहा हो या कोई गांठ आपको ब्रेस्ट में महसूस हो रही हो या एक्जिला में कोई गांठ महसूस हो रही हो, तो वो आप ज़रूर अपने फिजिशियन को दिखाएं और मालूम करें कि ये गांठ काहे की बनी है। डॉक्टर कुटेटा, आप क्योंकि आप सर्जन हैं और सर्जरी का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ब्रेस्ट कैंसर्स में, पहले ये हुआ करता था कि जब भी ब्रेस्ट में आपको ट्यूमर क्या कैंसर कंफर्म हो जाता था तो ज़्यादातर ब्रेस्ट रिमूवल ही हुआ करता था। लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ब्रेस्ट सर्जरी में क्या क्या हुआ? देखिए, ब्रेस्ट सर्जरी में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं क्योंकि ये पूरे विश्व में कॉमनेस्ट कैंसर है फीमेल्स के अंदर, और इसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है। आजकल सिर्फ ऑपरेशन करके या कीमो दे के या सेक दे के आप एक सिंगल मोडालिटी से इलाज नहीं कर सकते। इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जिकल प्रोटोकॉल्स लगते हैं। और जैसे मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स भी होते हैं, तो कई तरह के टाइप्स होते हैं, A, B और टाइप के टाइप्स होते हैं। उनको हम डायग्नोस करके और किस टाइप का कैंसर है और उसका ERPR, हर्टोनी मार्कर स्टडीज़ वगैरह हम लोग पूरा कराते हैं, उस हिसाब से उसका प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट बनता है। जो कॉमन चीज़ें आ गई है ब्रेस्ट में, जैसे आपने कहा कि पहले ब्रेस्ट को कंप्लीट रिमूव कर दिया जाता था, बट अब वो नहीं रहा। ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है, पूरी डिजीज़ को निकाल के ब्रेस्ट को बचा के कीमो रेडिएशन प्रोटोकॉल पे लेके, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। बट बशर्ते ये होना चाहिए कि बीमारी छोटी हो तब डायग्नोस हो, तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वी सी क्योरेबल डिजीज़ नाउ। हम कहते हैं कि साहब आजकल ब्रेस्ट कैंसर का क्योरेबल हो गया है, इसका संपूर्ण इलाज संभव हो गया है। डॉक्टर कुटेटा, बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट की जब आप सर्जरी करते हैं तो अटेंडेंट को कहते हैं साहब हम देख के आपको तय करेंगे, हाथों हाथ हम एग्जामिन भी करेंगे। तो क्या ड्यूरिंग सर्जरी भी कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ आप चेकअप करते हैं क्या, कि उस समय डिसाइड करते हैं कि भाई इसको कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है या रिमूवल करना है? ऐसा कोई नई टेक्निक से? हाँ, तो जो भी प्लान ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है वो हम ऑलमोस्ट 99% पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि आजकल इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेशन मोडालिटीज़ हैं, लाइक MRI स्कैन है, मैमोग्राम्स वगैरह है, या CT स्कैन है, टोमोसिंथेसिस ब्रेस्ट का होता है। ये ऐसे इन्वेस्टिगेशन हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम ब्रेस्ट में कैंसर कहाँ पे है, अगर मान लो 4 मिलीमीटर का भी कोई नोड्यूल अगर ब्रेस्ट में है तो हम उसको डायग्नोस कर लेते हैं कैंसर का। तो वो हमें ऑलमोस्ट 90% केसेस में, 99% बोल सकते हैं, पर 95% केसेस में मालूम होता है कि ब्रेस्ट में कैंसर कहाँ कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है। और एक्जिला में यानी कांख में अगर लिम्फ नोड्स हैं, अगर कांख में कैंसर आ गया है तो वो भी ऑलमोस्ट हमें उस चीज़ का मालूम हो जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी हम लोग जो डिसाइड करते हैं, अगर हमें ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करनी है तो हम ब्रेस्ट में से उस कंप्लीट डिजीज़ को विद मार्जिन निकालते हैं और उसी टाइम पे फ्रोजन सेक्शन करते हैं मार्जिन का, ताकि जहाँ से भी हम ब्रेस्ट के ट्यूमर को निकाल रहे हैं वहाँ पे कैंसर सेल नहीं होना चाहिए। तो जिसे हम फ्रोजन सेक्शन भी बोलते हैं, मतलब हुआ कि पैथोलॉजी आप बायोप्सी उसी टाइम पे कर रहे हो उसके ड्यूरिंग सर्जरी। ऐसे एक्जिला में लिम्फ नोड्स, क्योंकि छोटे कैंसर आते हैं तो कई बार लिम्फ नोड्स में कैंसर होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन अब जब जांच करते हैं, जैसे एक्सरे या सोनोग्राफी करते हैं, मैमोग्राफी करते हैं, तो लगता है कि गांठ पैल्पेट होती है आपको, तो हम या तो पहले FNAC कर लें तो ऑपरेशन से पहले, या फिर ऑपरेशन के दौरान ही सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। अब सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में क्या होता है कि हम एक केमिकल होता है जिसे हम इंडिकोसाइनिन ग्रीन बोलते हैं, ICG, वो हम ब्रेस्ट में गांठ के आसपास डालते हैं, वो लिम्फ नोड्स में चले जाता है, और वो जो लिम्फ नोड जिसे हम सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं उसको हम निकाल के उसी टाइम पे बायोप्सी करते हैं। 99% ये होता है कि अगर कैंसर किसी लिम्फ नोड में एक्जिला में गया तो वहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा।
राइट। उस लिम्फ नोड को निकाल के जब हम फ्रोजन सेक्शन करते हैं और उसमें अगर कैंसर है तो कंप्लीट एक्जिला का डिसेक्शन करते हैं, अदरवाइज कंप्लीट एक्जिला का डिसेक्शन नहीं करते हैं। मतलब उसी समय डिसाइड उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि जो बड़ा एक्सिलरी डिसेक्शन होता है उसे कारण कई बार हाथों में सूजन वगैरह आना है, एक्सिलरी सिरोमास बढ़ना है, इंटरकोस्टल नर्व को डैमेज होना है जिसके कारण हाथ सुन्न हो जाता है, ये सब चीज़ें बच जाती हैं। तो ये मोडालिटीज़ हम लोग ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं। और क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए, जैसे सर्जरी के अंदर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई, लेज़र सर्जरी हुई, कैंसर की सर्जरी में और क्या क्या डेवलपमेंट टेक्निक्स को लेकर? टेक्निक्स में अभी जो नई मोडालिटी हमारे संस्थान में है वो रोबोटिक सर्जरी है। रोबोटिक सर्जरी से हर तरह की कैंसर सर्जरी की जा सकती है, स्पेशली पेट की सर्जरी हुई या फेफड़े का हुआ या मेडियास्नल ट्यूमर्स हुए, ईसोफेगल ट्यूमर, जीआई के कैंसर्स हुए, कोलोरेक्टल कैंसर हुआ, लिवर कैंसर हुआ, तो ये सारे कैंसर को हम आजकल एक नई टेक्निक रोबोटिक सर्जरी से करते हैं। उसके अंदर जो एडवांटेज ये मिलता है रोबोटिक सर्जरी का कि एक तो हम जब ऑपरेट करते हैं तो हम टेबल पे नहीं खड़े होते हैं, वो एक पेशेंट कंसोल होता है, रोबोटिक आर्म्स होते हैं, वो टेबल पे पेशेंट के पास होते हैं। क्या एडवांटेज है खुद के हाथ से और रोबोटिक आर्म्स में, क्या डिफरेंस तो है? रोबोटिक आर्म्स का एडवांटेज ये मिलता है कि हम जब सर्जन, एक मशीन होती है हम सर्जन कंसोल बोलते हैं, उस पर हम बैठता है, सर्जन बैठता है और वो जॉयस्टिक होते हैं, उससे उस जॉयस्टिक से ऑपरेट करता है जो कि रोबोटिक आर्म्स पे जाता है, ट्रांसमिट होता है, रोबोटिक आर्म्स वो सर्जरी अंदर करते हैं, करता सर्जन ही उसके करता अंदर सर्जरी जी। और उसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तो मैग्नीफिकेशन हमें बहुत बड़ी चीज़ दिखती है, तो छोटा भी अगर ट्यूमर होगा तो हमें मैग्नीफाइड व्यू में दिखेगा तो हम उसको प्रॉपरली निकाल पाते हैं। दूसरा जो एडवांस, प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। बॉडी में आप जानते हैं स्पेसेस होती है, पेल्विस की सर्जरी होगी या छाती की सर्जरी होगी, छोटी छोटी स्पेसेस होती है, वहाँ पे रोबोटिक आर्म चले जाते हैं, वहाँ पे हमारे हाथ नहीं जा पाते, तो वो एक प्रिसीजन का एडवांटेज हो गया। फिर ब्लीडिंग बहुत कम होती है सर्जरी के अंदर। मान लो हम जनरली हम बड़ा चीरा लगा के ओपन करके ऑपरेशन करते थे पेट का, यहाँ पे 4 छोटे छोटे 1.5-2 सेंटीमीटर का चीरा लगा के आप पूरा की पूरा ट्यूमर जो है वो निकाल लेते हैं। तो प्रिसीजन बहुत अच्छा है, मैग्नीफिकेशन अच्छा है, ब्लीडिंग नहीं होती है, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जहाँ पेशेंट को 10 दिन 15 दिन पहले भर्ती रखते थे, आजकल 3rd डे 2nd डे रोबोटिक सर्जरी करके पेशेंट घर चला जाता है एंड वो अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। कॉस्मेटिकली अच्छा है, बड़ा स्कार नहीं बनता, छोटे छोटे स्कार से काम हो जाता है। तो ये एडवांटेज रोबोटिक सर्जरी के हैं। संक्षिप्त में प्रोस्टेटिक सर्जरी के अंदर क्या एडवांटेज हो, क्योंकि वो भी बहुत कॉमन सर्जरी है और आज से 20-30 साल पहले बड़ी ट्रबलसम सर्जरी हुआ करती थी, पेशेंट एडमिटेड रहता था। संक्षिप्त में प्रोस्टेट का जो सर्जरी, जो रोबोटिक का इवोल्यूशन हुआ है प्रोस्टेट सर्जरी पे ही हुआ है। पहले बहुत बड़े बड़े चीरा लगा के प्रोस्टेट को निकाला जाता है, आजकल रोबोटिक सर्जरी करके, मिनी होल सर्जरी करके, रोबोटिक सर्जरी करके प्रोस्टेट की ग्रंथि को पूरा निकाल दिया जाता है। पेशेंट 3 या 4 दिन डिस्चार्ज होता है, अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में आ जाता है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। तो ये प्रोस्टेट सर्जरी का बहुत बड़ा एडवांटेज है रोबोट के द्वारा। मतलब एब्डोमेन, प्रोस्टेट और ब्रेस्ट, इसके अंदर तो क्योंकि कॉमन सर्जरीज भी बेसिकली यही हैं, और यहाँ पे आपने जिस तरीके से बताया कि रोबोटिक के अंदर आपके एंगल और कम टाइट स्पेसेस में काम करने, स्पेसेस के अंदर मैग्नीफिकेशन अच्छा होता है, आपको पूरा विजन अच्छा मिलता है। तो फ्यूचर का मान रहे हैं सर्जरी का? फ्यूचर में तो मिनी रोबोट आ जाएंगे, आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे उसको, वो पूरा टिश्यू को काट के ले आएगा। तो बहुत एडवांसेस हो रहे हैं। अभी जो हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं उसमें हम 4 या 5 छेद करके करते हैं। सिंगल पोर्ट रोबोटिक सर्जरीज हो जाएंगी जिसमें आपने 3 सेंटीमीटर का चीरा दिया, उसी में रोबोटिक आर्म्स गए, उसी इंसिजन से पूरे कैंसर का ट्यूमर आपने निकाल दिया। पर बेसिक बात है कि इस पे ब्रेन और डिसीजन तो आप ही का है। लोग सोचते हैं रोबोट कर रहा है, पता है फिर डॉक्टर को किस लिए दिखाया मैंने, एक आम धारणा है, बट सारा जो वर्क रोबोट से आप करा रहे हैं, इट इज़ योर डिसीजन की किस तरीके से मूवमेंट और एक्सीजन ऑफ द बिल्कुल ये सारा की सारा सर्जन ही करते हैं। रोबोट को तो आप समझ लीजिए गाइडेड हैंड है रोबोट का, जो बॉडी में एक होल से जाता है, वो पूरा सर्जरी होता है उसके द्वारा, काम सारा सर्जन को। अंत में लोग बाग पेट स्कैनिंग कराने के लिए जाते हैं कि मेरे शरीर में कैंसर है या नहीं है, विदाउट एनी सिम्टम। लोग बाग जैसे हार्ट का चेकअप कराने जाते हैं, आजकल एक फैंसी चीज़ हो गई कि साहब मेरे शरीर में कैंसर है या नहीं है, पेट स्कैन कर दो या होल बॉडी CT स्कैन कर दो। इसका कोई एडवांटेज है या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल एडवांटेज नहीं है, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने को स्क्रीनिंग के लिए पेट स्कैन का यूज़ करें, क्योंकि कॉमनेस देखिए अपने यहाँ ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन होता है। तो पेट स्कैन अगर किसी के ट्यूबरक्लोसिस है और पेट स्कैन का तो पॉजिटिव आएगा, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कैंसर है। इन्फेक्शन में भी पेट स्कैन पॉजिटिव आता है।
पेट स्कैन तभी कराएं जब कोई इंडिकेशन, जब आपका फिजिशियन आपको बोले कि हाँ उनको डाउट लग रहा है डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप पेट स्कैन कराएं, तभी वो सार्थक रहेगा। अदरवाइज एज ए स्क्रीनिंग टूल पेट स्कैन यूज़ नहीं करना चाहिए। होल बॉडी सीटी स्कैन अपन कराते हैं तो कितना ज़्यादा रेडिएशन हमारे शरीर में जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर खुटेटा ने कही कि अर्ली डायग्नोसिस पे होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो रेगुलर चेकअप से है। 3 इम्पॉर्टेंट कैंसर्स जो कि वायरस से होते हैं, चाहे वो पेट का कैंसर हो, चाहे लिवर का हो या सर्वाइकल कैंसर हो, तीनों प्रिवेंटेबल हैं। 2 में वैक्सीन, तीसरे में प्रॉपर ट्रीटमेंट। जहाँ तक है एडवांसमेंट्स के अंदर आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हो गई है, वो भी अपने प्रदेश, अपने शहर के अंदर होने लग गई है। तो जो भी एडवांटेजेस जो भी मिलते हैं उनको अपन को ज़रूर अवेल करना चाहिए। और आज की तारीख में सर्जरी की अगर टाइमली पेशेंट पहुंचता है तो उसकी सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर नितिन आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।